नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में कुछ आज रोचक जानकारियां लेकर आए हैं हम आपके लिए। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे बीजीय मसालों की खेती के बारे में, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे प्रगतिशील किसान से और फिर बात होगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। तो फिर आइए आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। विश्व भर में बीजीय मसालों के उत्पादन की अगर हम बात करें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बीजीय मसालों का। सबसे बड़ा उत्पादक हमारा देश भारत ही है। विश्व भर में हमारे देश के मसालों की खुशबू फैली हुई है। दुनिया में 60% जो मसालों की मांग है वो हमारा देश भारत ही पूरा करता है। जी हाँ, बता दें हमारे देश में इसकी खेती अच्छे स्तर पर होती है। अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो जरूरी है कुछ बातों की आपको जानकारी हो। कौन सी है वो बातें, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। 2014-15 में मसाला उत्पादन 67,64,000 टन था, जो 2020-21 में 107 लाख टन के आसपास हो गया है। इस दौरान मसाले का रकबा 32,24,000 हेक्टेयर से बढ़कर 45,28,000 हेक्टेयर हो गया। यही वजह है कि सरकार इनके निर्यात पर जोर दे रही है। उम्मीद है कि अगले 5 साल के दौरान मसाला निर्यात दोगुना होकर 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये आंकड़े देश में मसालों के बेहतर भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत में 52 तरह के मसाले उगाए जाते हैं। इनमें से 16 की खेती उत्तर प्रदेश में भी होती है। खासतौर से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी और सोया उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। बेहतर उपज के धनिये की आजाद धनिया 1, आजाद धनिया 2 और पंत हरीतिमा किस्में चुन सकते हैं। कलौंजी के लिए आजाद कलौंजी बेहतर है। इसी तरह आजाद सौंफ, आजाद मेथी 1, आजाद मेथी 2, आजाद अजवाइन 1 जैसी उन्नत किस्में आप चुन सकते हैं। ऊसर और पथरीली जमीन को छोड़कर मसालों की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। यूपी में बीजीय मसालों की बुआई का सही वक्त अक्टूबर और नवंबर है। बुआई के समय खेत में नमी की उचित मात्रा होना जरूरी है। बीजीय मसाला उत्पादन में खेत की तैयारी काफी महत्वपूर्ण है। खेत तैयार करते समय 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट खाद मिट्टी में मिला लें। हर फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा निर्धारित है। नाइट्रोजन की आधी, फास्फोरस और पोटाश की पूरी खुराक को आखिरी जुताई के समय डालना चाहिए। बाकी बची नाइट्रोजन बुआई के 40 से 45 दिन बाद खड़ी फसल में डाली जाएगी। रबी में बोई गई फसलों में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। पौधों में अच्छी बढ़वार के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली और फिर इतने ही दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई कर लें। धनिया और सौंफ में माहू कीट का हमला दिखाई देता है। इनमें पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग भी हो जाता है। इसी तरह विल्ट का प्रकोप भी कई बार दिखाई देता है। ये फफूंद जनित रोग है। बुआई से 2 हफ्ते पहले जैव रसायन मिट्टी में मिला देंगे तो विल्ट का खतरा नहीं रहेगा। अब सवाल उठता है कि कटाई कब करनी है। धनिये में जब बीज के छत्रकों का रंग पीला पड़ जाए तो कटाई कर लें। कलौंजी की फसल 125 से 140 दिन में तैयार होती है। जब फलियों का रंग पीला हो जाए तो कटाई कर लेनी चाहिए। अजवाइन भी करीब 125 दिन में तैयार हो जाती है। कटाई के बाद अजवाइन के बंडल बनाकर धूप में सुखाएं और फिर उसके बाद डंडों से पीटकर दाने अलग कर लें। अगर आप धनिये का पाउडर बनाना चाहते हैं तो बीज का हरा रंग भूरा होने से पहले ही कटाई करनी होगी। इससे पाउडर का रंग हरा ही रहेगा और उसमें खुशबू भी महकती रहेगी। दानों के लिए भूरा रंग होने पर ही कटाई करनी होगी। कोरोना महामारी के दौरान मसालों को स्वास्थ्य पूरक के तौर पर मान्यता दी गई। इससे मसालों की मांग और भी ज्यादा बढ़ गई है। खासतौर से हल्दी, अदरक, जीरा और मिर्च जैसे मसालों का निर्यात काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे सेगमेंट में जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, बता दें उनके जीवन में एक घटना घटी और उसके पश्चात उनका पूरा जीवन ही बदल गया। हमारे प्रगतिशील किसान का नाम है अमृत सिंह। कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की है और साथ ही साथ मालामाल भी हुए हैं, जानते हैं हमारे सेगमेंट में। रसायन युक्त खेती हमारी सेहत को खराब कर रही है। कुछ लोग कैंसर की एक वजह इन्हीं रसायनों को मानते हैं। हालांकि डॉक्टरों की ओर से इस दावे की पुष्टि होना बाकी है। अमृत सिंह का कुदरती खेती की ओर रुझान सेहत से जुड़ी समस्याओं की वजह से ही हुआ। दरअसल इनके पिता किसान थे। 2011-12 में उन्हें ब्लड सर्कुलेशन में अचानक दिक्कत शुरू हो गई और उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अमृत सिंह पिता की इस हालत के लिए खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को जिम्मेदार मानते हैं। उसी दिन से इन्होंने कुदरती खेती करने की ठान ली। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ 2011-12 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਮਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ PGI ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੈਵਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ, ਗੰਨਾ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਲੂਣ ਤੇ ਚਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ तकरीबन सारियां फसलां साडियां घर दियां ने। शुरुआत इन्होंने गेहूं से की और फिर प्राकृतिक तरीकों से सब्जियां, मसाले और दूसरी फसलें भी उगाने लगे। आज इनके खेतों में हल्दी भी है, मशरूम भी, धान भी और गेहूं भी, लेकिन मुख्य फसल गन्ने की है। एक तो लंबियां फसलां ने कुदरती खेती च करनियां सौखियां ने, क्योंकि गन्ने ते हल्दी नूं नदीन वगैरह की समस्या नहीं आउंदी। जदों नदीन होण वाला हुंदा तां असीं उहनूं मल्चिंग दे बैड बना के मल्चिंग कर दिंदे आ, तां उत्थे ओह नदीन कंट्रोल हो जांदा है। क्योंकि जदों साडा खेत दे विचों नदीन कंट्रोल हो गया, ना साडा हरबीसाइड, जे आपां कैमीकल खेती करदे आ तां उहदे च हरबीसाइड पाउने आ, जे नैचुरल करदे आ जां कुदरती करदे आ तां उहदे विच सानूं गुडाई करनी पैंदी है। गुडाई साडी कॉस्टली पै जांदी है। जदों असीं मल्चिंग कर दिंदे आ तां सानूं पानी दी भी घੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਗੰਨੇ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਰ ਪੀਸ, 30-30, 50-50 ਗੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ, ਮਤਲਬ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਫਲੇਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੇਮਸ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾਲ ਗੁੜ ਤੇ ਲੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। प्राकृतिक खेती में जैव विविधता बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अमृत सिंह के यहाँ पशुपालन भी हो रहा है और मधुमक्खी पालन भी। यहाँ फूलों की खेती भी हो रही है और फलों की भी। बेहतर कमाई के लिए अमृत सिंह प्रसंस्करण का सहारा ले रहे हैं। ये गन्ने का गुड़ और शक्कर, सरसों का तेल और हल्दी का पाउडर बनाते हैं। ਜੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਖਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਦੀ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬਰਨਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। अमृत सिंह का अपना आउटलेट भी है, जिसमें प्राकृतिक तरीके से उगाई सब्जियां, फल और दूसरे उत्पाद बिकने के लिए रखे हैं। ये शनिवार को ही खुलता है। इसी दिन लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। अमृत ने अपने किसान दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਚਰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ। अमृत सिंह खेती जरूर पुराने तरीकों से कर रहे हैं, लेकिन इनके कारोबार और मार्केटिंग का तरीका नया है। यही वजह है कि ये लोगों को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਤੀ। हमने 2016 में जैविक खेती की ट्रेनिंग देके उनको हमने जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके बाद हमने उनको वर्मी कंपोस्ट के लिए अलग ट्रेनिंग दी। फिर और भी डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स हैं हमने उनको सिखाया और 2016 से वो जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें हमने उनको ये बताया कि अगर आप राइस और वीट से अलग जाते हैं, जैसे कि अगर वेजिटेबल की फसल करते हैं या गन्ने की फसल को उगाते हैं या सरसों की फसल को उगाते हैं, तो उसमें हमें जो है फार्म से आमदन ज़्यादा मिलेगी। तो उन्होंने इस चीज़ को अपनाया और आज वो अपने खेत में 3 मेजर फसलें करते हैं। एक है गन्ना, दूसरा है हल्दी और तीसरा है सरसों, और बाद बाकी जो बचा हुआ उनका क्षेत्रफल है उसमें वो सब्जियों की खेती करते हैं। उनको हमने ये बताया कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग के साथ अगर सारी फसलों को एक खेत में करते हैं इंटरक्रॉपिंग की तरह, तो उसमें हमें वीड मैनेज करने में भी बहुत आसानी होगी, पानी की भी सेविंग होगी और जो स्पेस है हमारा पर यूनिट एरिया में बहुत ज़्यादा जो है फसल ले करके नंबर ऑफ़ फसल्स हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारे जो ऑर्गेनिक फार्म के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो है डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ
फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे देश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि देश का विकास हो सके। खेती किसानी के क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए भी बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि हमारे किसान उन्नति की राह पर चल सके। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। क्या है ये योजना, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, आइए आपको जानकारी दें इसके बारे में हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल ID नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।